तो आज हम ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामेनेई की शख्सियत पर गहराई से बात कर रहे हैं जी। हमारे पास जो स्रोत है वो उनकी एक निडर छवि दिखाते हैं, खासकर जैसा ईरानी मीडिया पेश करता है। हाँ। लेकिन सवाल यह है कि ये छवि बनी कैसे? क्या ये वाकई सिर्फ साहस है या इसके पीछे मतलब कोई रणनीति भी है? बिल्कुल, और यही हमें देखना है। किसी भी नेता की जो सार्वजनिक छवि होती है वो अक्सर कई चीजों से मिलकर बनती है। ऐतिहासिक घटनाएं हैं, सांस्कृतिक बातें हैं और जाहिर है राजनीतिक जरूरतें भी। हाँ, सही कहा। तो हम स्रोतों के आधार पर यही समझने की कोशिश करेंगे कि खामेनेई की ये छवि गढ़ी कैसे गई और इस पर सवाल क्यों उठते हैं। चलिए शुरू करते हैं। कहानी शुरू होती है 1939 में मशहद से। जी। एक साधारण मौलवी परिवार में जन्म हुआ और सुनने में आता है कि 4 साल की उम्र में ही कुरान याद कर लिया था। हाँ, ये बातें कही जाती हैं, लेकिन शायद जो असल मोड़ था वो 13 साल की उम्र में आया, जब उन्होंने नवाब सफावी का भाषण सुना। अच्छा, और उसी भाषण ने उनमें शाह के शासन के खिलाफ वो एक तरह की आग जलाई। बिल्कुल, और ये सिर्फ मतलब एक पल का जोश नहीं था, ये उनके पूरे जीवन का एक रास्ता बन गया लगता है। फिर 1960 के दशक में कौम में वो अयातुल्ला खुमैनी के आंदोलन से जुड़ गए। और उसके बाद का सफर तो काफी मुश्किल रहा होगा। बहुत। 6 बार गिरफ्तारी हुई, यातनाएं झेली, देश निकाला भी हुआ। एक दस्तावेज में तो जिक्र है कि 1975 में शाह की जो खुफिया पुलिस थी, सवा, हाँ, सवाक, उन्होंने उनके घर पर छापा मारा, किताबें वगैरह जब्त कर लिया और उन्हें फिर जेल में डाल दिया। उन्होंने खुद भी कहीं कहा है कि ये हालात वही समझ सकता है जिसने झेले हों। समझ आता है। इन शुरुआती संघर्षों ने तो जैसे नींव रख दी, पर शायद वो जो निडर वाली छवि है उसे सबसे ज्यादा ताकत 1981 की उस घटना से मिली। हाँ, तेहरान की अबूजर मस्जिद में जो जानलेवा हमला हुआ था, वो बम हमला। जी। एक टेप रिकॉर्डर में बम छिपा था। बहुत गंभीर हमला था वो। उनका दाहिना हाथ तो हमेशा के लिए बेकार हो गया। फेफड़ों और आवाज पर भी बहुत गहरा असर पड़ा। लेकिन वो रुके नहीं, कुछ ही महीनों में वापस आ गए। हाँ, यही बात है। कुछ ही महीनों में वो सार्वजनिक जीवन में लौट आए और उनके समर्थकों के लिए ये किसी चमत्कार से कम नहीं था, जैसे कोई ईश्वरीय संकेत हो। अच्छा, तो मतलब इसे सिर्फ एक हादसा नहीं बल्कि एक खास मायने दिए गए? बिल्कुल, इसे उनके भाग्य, उनकी लीडरशिप क्षमता, इसके सबूत की तरह देखा गया। और शायद इसीलिए 1989 में जब खुमैनी की मृत्यु हुई तो वो उस वक्त मतलब बाकी वरिष्ठ मौलवियों के मुकाबले कम सीनियर थे। हाँ। फिर भी उन्हें सुप्रीम लीडर चुना गया। और उसके बाद तो उन्होंने बहुत मुश्किल दौर में सत्ता संभाली। युद्ध थे, प्रतिबंध लगे हुए थे, देश के अंदर भी विरोध था और पश्चिमी ताकतों से उनका टकराव तो जगजाहिर है। खासकर अमेरिका, जिसे वो महान शैतान कहते हैं, ये ईरानी क्रांति के बाद से ही चल रहा है। और इजराइल यानी छोटा शैतान, इनके खिलाफ उनका रुख हमेशा बहुत सख्त रहा। और ये हाल तक चलता रहा। सूत्रों में आता है कि 2025 में जब इजराइल ने कथित तौर पर ईरान के परमाणु ठिकानों पर हमला किया जी। और खामेनेई की जान को भी खतरा बताया गया, तब खबरें थी कि वो 86 साल की उम्र में एक बंकर में थे। हाँ, ऐसी खबरें थीं, लेकिन वहीं से उन्होंने एक तरह का संकल्प ही जाहिर किया, ये कहते हुए कि मुझे मार डालो, युद्ध खत्म नहीं होगा। अच्छा। तो उनके जो अनुयायी हैं वो उन्हें एक मुजाहिद की तरह देखते हैं, मतलब एक धर्मी योद्धा। सोशल मीडिया पर भी आप देखेंगे इनकी तारीफ होती है। हाँ, उनकी कविताओं का भी जिक्र होता है। बिल्कुल, जैसे 2024 में इजराइल के खिलाफ ऑपरेशन के वक्त उन्होंने कविता पढ़ी थी, तो इसमें वो एक नायक वाली छवि, शहादत का भाव और वो डेविड बनाम गोलियत वाली कहानी कि ईरान अकेला पश्चिमी ताकतों से लड़ रहा है। जी, वो सब नजर आता है। निश्चित रूप से आलोचकों की नजर में वो एक तानाशाह है जो सत्ता में बने रहने के लिए किसी भी विरोध को बहुत सख्ती से कुचल देते हैं। तो उनके लिए ये साहस नहीं बल्कि अपनी सत्ता बचाने का एक तरीका है, एक मुखौटा है बस। तो फिर वो 2025 में बंकर वाली बात या जैसे हिजबुल्लाह जैसे प्रॉक्सी गुटों पर उनकी निर्भरता, इसे कैसे समझा जाए? हाँ, यहीं पर मामला थोड़ा और पेचीदा हो जाता है। कुछ स्रोत इसे सिर्फ बहादुरी नहीं मानते, वो इसे एक सोची समझी व्यावहारिक रणनीति के तौर पर देखते हैं। मतलब कैलकुलेटेड मूव्स? हो सकता है कि ये सोची समझी चालें हों, खतरे का अंदाजा लगाकर उठाए गए कदम। तो सवाल ये उठता है कि ये जो छवि है ये असल में कितनी निडरता है और कितनी सत्ता बचाए रखने की जरूरत या रणनीति। तो अगर हम सार निकालें तो खामेनेई की ये जो निडर वाली छवि है जी, ये उनके जीवन के जो वास्तविक संघर्ष रहे हैं जी, क्रांति के दौर की मुश्किलें, बाद के संकट, इन सब से बनी है और उनके समर्थकों ने इसे और मजबूत किया है। हाँ।
ये एक हिस्सा है कहानी का, लेकिन जैसा कि स्रोत भी इशारा करते हैं, इसमें शायद वो वास्तविक दृढ़ संकल्प भी है जो उन्होंने हमलों और यातनाओं के वक्त दिखाया। सही। पर साथ ही एक शासक की वो सोची समझी रणनीति भी है जो जानती है कि कब आगे बढ़ना है, कब शायद थोड़ा पीछे हटना है, जैसे शायद 2025 की घटना या प्रॉक्सी का इस्तेमाल दिखाता है। तो ये सिर्फ साहस या सिर्फ रणनीति नहीं है? शायद नहीं, शायद सत्ता में बने रहने के लिए दोनों का एक जरूरी मिश्रण है। सार्वजनिक छवि और निजी गणनाओं के बीच की रेखा अक्सर धुंधली होती है। बिल्कुल। और ये हमें सोचने पर मजबूर करता है कि किसी भी नेता की जो सार्वजनिक छवि हम देखते हैं वो असलियत के कितने करीब होती है, और दुनिया के मंच पर ऐसी छवियां कितनी बड़ी रणनीतिक भूमिका निभाती हैं। जी, ये एक अहम सवाल है। ये सवाल हम अपने श्रोताओं के लिए छोड़ते हैं, इस पे वो जरूर सोचें।